दादी ने लाख मना किया कि महिमा से शादी ना करो, मगर बाबा ना माने। लेकिन जब पत्नी के गुण खुले तो वो परेशान रहने लगे। तब दादी उनसे कहती, मैंने समझाया था ना, पत्नी हो खानदानी, चाहे हो कानी, लेकिन तुमने उस वक्त मेरी बात ना मानी। मेरे बाबा भी शादी की बाजी इस वजह से हारे कि उन्होंने जिस लड़की को पसंद किया था उसका खानदान हमारी दादी की नज़र में अच्छा ना था। और जब वो बेटे के कहने से उनकी पसंद की लड़की का रिश्ता देखने उसके घर गई तो सर पकड़ लिया। आते ही बाबा से कहा, बेटा बेशक लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझको उनके घर का तौर तरीका किसी तरह नहीं भाया। माँ जी खुलकर बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा, मैं कहना ये चाहती हूँ कि महिमा और उसकी बहन बहुत साफ सुथरी और अच्छे कपड़ों में थी। उनके बाल सलीके से संवरे हुए थे, लेकिन घर की चीजें बेतरतीब बेठिकाना हर तरफ बिखरी पड़ी थी। किचन भी गंदी पड़ी थी। एक कमरे से कुछ लड़ने झगड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसकी एक मौसी और 2 बड़ी बहनों को तलाक हो चुकी है और बुआ ने अपने पति पर तलाक का केस किया हुआ था, इस बात पर कि उसका पति उसको रोज शाम को बाहर ले जाकर खाना नहीं खिलाता। जब मुझे चाय दी तो हलवे को ढका नहीं, उस पर मक्खियां बिनबिना रही थी। ऐसा ही हाल फ्रूट का था, मैले मैले धोए हुए थे। गिलास में पानी दिया तो बदबू आ रही थी। बेटा, ऐसे घर से रिश्ता ले रहे हो जहाँ की औरतों को इतनी भी अकल नहीं कि मेहमानों की सेवा किस तरह की जाती है। अरे आप भी किस जमाने की बातें कर रही हैं? जब महिमा हमारे माहौल में आएगी तो हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। वो गरीब लोग हैं मगर बुरे नहीं हैं। मैं गुर्बत की बात नहीं कर रही बेटा, हम भी बस खाते पीते लोगों में से हैं, हम कोई मालदार नहीं है। बात हो रही है अच्छे खानदान की, और अच्छे खानदान से मेरा मतलब है कि वो लोग जिनको अच्छे संस्कारों का पास होता है। बस इतनी सी बात है माँ। अरे नादान, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर महिमा के खानदान में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है। लड़कियां माँ से तू तड़ाक से बात कर रही थी। महिमा के मामा जी की 2 लड़कियों ने कोर्ट मैरिज की है। बस करे माँ, एक बात तो बताएं, ये सारी मालूमात आपको किसने दी है? उनकी एक पड़ोसन ने। महिमा के घर जाने से 1 दिन पहले मैं उससे मिली थी। कमाल है माँ जी, लेकिन आपकी सब मेहनत बेकार गई। मैंने फैसला कर लिया है कि शादी तो मैं महिमा से ही करूंगा। माँ से इतनी बहस के बाद भी जीतना तो उन्हें ही था। दादी क्योंकि उनसे बहुत प्यार करती थी, उनकी खुशी पूरी करने को वो महिमा को बहू बनाकर घर ले आई। माँ वाकई बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। मोहल्ले की जो भी औरत उनको देखने आती, उनकी सूरत देखकर खुश हो जाती थी और कहती, मौसी जी आप बड़ी खुशकिस्मत हैं। लेकिन अभी तो नई नई बात थी और उनके गुण किसी पर खुले नहीं थे। आदमी की आदत कुछ दिनों बाद खुलती है, जब वक्त के साथ साथ उसके तौर तरीकों से वास्ता पड़ता है और उसकी गुणवत्ता घर पर असरअंदाज होने लगती है। शुरू में महिमा यानी मेरी माँ ने अपने ऊपर संस्कार और तमीज का लिबादा ओढ़े रखा। दादा और दादी की इज्जत करती, लेकिन घर के काम को हाथ न लगाती थी। तब दादी कहती, कोई बात नहीं, नई दुल्हन है, आहिस्ता आहिस्ता घर संभाल लेगी, आखिर ये इसी का घर है। बूढ़ी होने के बावजूद वो खुद सारे घर का काम कर लेती थी। खाना भी ट्रे में रख कर बहू के सामने लाती, ये मजे से खा पी के बर्तन रख देती, दादी ही झूठे बर्तन उठाकर ले जाती। 4 साल तक यही होता रहा। एक दिन बाबा ने पत्नी से कहा, मेरी माँ बूढ़ी है, उनकी उम्र 65 साल से भी ऊपर है, वो अकेली किचन संभालती है, महिमा तुम भी उनका हाथ बटा लिया करो। बस इस बात पर माँ बाबा की नोक झोंक हो गई। तभी बाबा ने ही झगड़ा रफा दफा करने को खामोशी अपना ली और ऑफिस चले गए। दादी अब बीमार रहने लगी थी। बाबा ने किचन संभालने के लिए नौकरानी रख ली ताकि उनकी माँ के ऊपर से काम का बोझ हल्का हो, क्योंकि माँ को तो घरदारी से कोई मतलब न था। वो टीवी देखती या फोन पर अपने घर वालों से बातें करती रहती। मैं अब 6 साल की हो चुकी थी और मेरी बहन 4 साल की। हमारी परवरिश बुआ जी ने की थी। अब उनकी शादी हो गई थी तो दादी से अकेले काम नहीं होता था। दादाजी कपड़े का बिजनेस करते थे। सदर बाजार में उनकी दुकान थी। हमारा गुजारा सही तरह से हो रहा था। दौलत की रेल पेल न थी और किसी चीज की कमी भी न थी। ऊपर वाले की करनी कुछ दिन बीमार रहकर दादी गुजर गई और उसके बाद दादाजी भी चल बसे। अब दुकान पूरी तरह बाबा ने संभाल ली। वो सुबह के गए रात को लौटते थे। मेरी माँ की पसंद कुछ ज्यादा ही अलग थी। उनको अच्छे अच्छे डिजाइन के नए जोड़े पहनने का बहुत शौक था। उनकी ख्वाहिश होती कि वो हर दिन एक नया जोड़ा पहने। बाबा की दुकान पर जाकर कई कई महंगे जोड़े लेती, महंगे दर्जी से सिलवाती और 2-4 दफा पहनकर अपनी बहनों को देकर आ जाती।
बाबा के बहुत से रुपये हर महीने दर्जी की जेब में चले जाते थे। मेरी छोटी बुआ दादी की जगह किचन संभालती थी। फिर उनकी भी शादी हो गई तो माँ ने घर और किचन मेरे हवाले कर दिया। उन्हीं दिनों मार्केट में आग लगने का हादसा हुआ और कई दुकानें जल गई। उन्हीं में बाबा की भी दुकान थी जो आग की लपेट में आ गई। लाखों का माल जल गया और बाबा बिल्कुल गरीब हो गए। कुछ दिन तो सदमे में रहे। जब घर में भूखे रहने की नौबत आ गई तो मजबूरन उसी मार्केट में एक जानकार की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी कर ली। अब आमदनी कम थी और माँ सलीके से खर्चा करना नहीं जानती थी। इसी वजह से हमारे घर में अक्सर झगड़े रहने लगे। बाज दफा भूखा रहना पड़ता, लेकिन माँ भूखी नहीं रह सकती थी। यही वजह थी कि घर में अगर आलू पके होते या कोई सब्जी तो हमारी माँ पड़ोसन से उधार लेकर खुद खा लेती थी। ऐसा भी होता कि हमारे घर कुछ पकता ही नहीं और हमें भूखा रहना पड़ता, मगर माँ उस दिन किसी मिलने जुलने वाले या रिश्तेदार के घर चली जाती और खा पी कर आ जाती। तब मैं सोचती क्या माएँ ऐसी होती हैं। बाबा अलबत्ता एहसास करते थे। वो हमारा थोड़ा बहुत काम भी कर दिया करते थे। जब मेरे 8वीं के एग्जाम हो गए तो माँ ने ये कहकर स्कूल से हटा लिया कि अब मुझसे घर का काम नहीं होता। हालांकि इतनी सी उम्र में वो मुझसे ही घर का सारा काम करवाती थी। ये बेफिक्री के दिन तो खेल कूद के थे, मगर मेरी माँ ने मेरी उम्र के इन सुनहरे दिनों को घर के कामों की भट्टी में झोंककर मेरे बचपन को झुलसा कर रख दिया। मेरी माँ बेशक बहुत खूबसूरत थी। वो शादीशुदा बिल्कुल नहीं लगती थी। उनका जिस्म सुडौल और चेहरा तरोताजा था। साथ में उनको अपनी अच्छी सूरत का भी गुरूर था। वो आईना सामने रखकर फालतू औरतों की तरह हर वक्त बनाव सिंगार में बिजी रहती। दरअसल अपने हुस्न की फिक्र थी। हालांकि मोहल्ले की सब लड़कियां कहती थी कि रेखा, तुम अपनी माँ से ज्यादा खूबसूरत हो। किसी दिन बाल संवार कर अपने आप को आईने में देखना। माँ की एक आदत जो मुझे पसंद न थी, वो बहुत घूमती फिरती थी। दुनिया जहाँ की बातें उनको पता थी। अगर खबर न थी तो अपने घर की और बाबा की। वो तो सुबह के गए शाम को घर आते थे, ये उनका रोज का काम था। और माँ नाश्ता करते ही रिश्तेदारों के घर चली जाती। बहन भाई स्कूल चले जाते, छोटी बहन सो जाती और मैं घर के कामों में लग जाती। दिन यूं ही गुजरते गए और मैं 16 साल की हो गई। अब लड़कियां पहले से भी ज्यादा मेरी तारीफ करती कि तुम 14वीं का चांद हो, लेकिन मैं उनकी बातों पर कान न धरती थी। उन्हीं में एक लड़की करिश्मा थी। उसको अपना राजदा कहूं के गम गुसार, मैं अपने दिल की हर बात उससे कह दिया करती थी। वो मुझे दिलासा देती, रेखा दुखी मत हो, देखना तुझको तो कोई राजकुमार ब्याह कर ले जाएगा। मैं उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया करती। एक दिन मैं घर में अकेली थी, कपड़े धो रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी। मैं समझी माँ आई है। दरवाजा खोला तो सामने एक व्यक्ति को खड़ा देखा। उसने माँ का पूछा। वो घर पर नहीं है। अभी ये शब्द मेरी जुबान से निकला ही था कि उसी वक्त पड़ोस से माँ आ गई। वो उस नौजवान को घर के अंदर ले आई। मुझे कहा, मुंह क्या देख रही है, जा चाय बनाकर ला मेहमान के लिए। उस मेहमान को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चाय बनाकर जब कमरे में लाई तो माँ को अजीब सी खुशी में देखा। वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। मैं हैरान रह गई, क्योंकि माँ को मैंने कभी यूं हंसकर या खिलखिलाते बात करते नहीं देखा था। और यह आदमी न जाने कौन था। वो व्यक्ति कुछ देर बैठकर चला गया। माँ, ये आदमी कौन था? मैंने माँ से पूछा। मेरा रिश्तेदार था। पर तुझे क्या उसके बारे में, चुप रहना वरना जान निकाल दूंगी। रात भर मुझको नींद न आई। इसी ख्याल ने बेचैन रखा कि आखिर ये आदमी था कौन जो माँ से मिलने आया था। यूं ही कुछ दिन गुजरे कि वो फिर आया। मुझे उसका आना अच्छा नहीं लगा, मगर क्या कह सकती थी। चाय बनाकर कमरे में गई तो माँ को उसके पहलू में बैठा पाया। मुझे देखकर वो घबराई और उस आदमी ने जो माँ का हाथ पकड़ा हुआ था उनका हाथ छोड़ दिया। मैंने भी खुद को संभाला और यूं जाहिर किया कि जैसे कुछ नहीं देखा। चाय देकर बाहर आ गई। उस दिन मेरा दिल इस तरह धड़का था कि लगता था जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। ये रविवार का दिन था। मैं काम में लगी हुई थी कि थोड़ी देर बाद दरवाजा बहुत जोर से खुला और मेरे बाबा अंदर आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल बबूला हो रहा था। वो फिर अंदर चले गए। फिर कमरे से लड़ने की आवाजें आने लगी। बाबा माँ से कह रहे थे कि कौन है वो जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता है। माँ कह रही थी कि कोई नहीं आता। मेरी बात का यकीन नहीं है तो अपनी बेटी से पूछ लो। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। अगर पूछ भी लेते तो मैं भला क्या जवाब देती। दिल तो कह रहा था कि अपने बाबा को सच बता दूं। खैर, बाबा ये कहकर चले गए कि मुझे पड़ोसियों ने बताया है कि कोई तुम्हारी गैर मौजूदगी में आता है। मैं पता कर ही लूंगा। उस वाक़े को ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे।
एक दिन जब मैं सोई हुई थी, आंगन से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं घबराकर उठ बैठी। क्या मंजर देखा कि डर गई। आंगन में बाबा, माँ और वही व्यक्ति खड़ा था। बाबा माँ को मार रहे थे और कह रहे थे, ये क्यों आया है, बता ये व्यक्ति तेरा कौन है। अभी ये सब हो ही रहा था कि माँ को जाने क्या हुआ। वो कहने लगी, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं जा रही हूँ इसके साथ और तुम मुझको अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। मैं नहीं रह सकती अब इस गुर्बत के नरक में। पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर बाबा ने उसी दिन माँ को तलाक दे दी। वो जाने लगी तो मैं उनकी तरफ भागी और उनसे लिपट गई, मिन्नतें करने लगी, हमको छोड़कर मत जाओ। मगर उस वक्त शायद माँ हम सब की बैरी हो गई थी। वो ये कहकर चली गई कि अब इन कीड़ों मकोड़ों को तुम ही संभालो, मैं जा रही हूँ। माँ चली गई। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। उस दिन मैंने अपनी किस्मत पर हजारों आंसू बहाए। बाबा तो कमरे में चले गए। मेरे छोटे बहन भाई जो दरवाजे में खड़े ये सब देख रहे थे, मेरे पास आकर रोने लगे। वो दिन हम भाई बहनों के लिए क़यामत से कम नहीं था। हम सब बहन भाइयों के लिए वो जैसी भी थी, हमारी माँ थी। बाबा सुबह के गए, शाम को आते, अब और ज्यादा देर से आने लगे। उनको पत्नी की बेवफाई का गम था या फिर गुस्सा, मैं नहीं जानती। मगर ये अजीब बात है कि बाबा जब भी घर आते हमें रोते हुए देखते तो बहुत डांटते। मेरे छोटे बहन भाई डर जाते। मेरी सहेली करिश्मा बहुत समझाती कि अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो छोटे बहन भाइयों का क्या होगा। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को संभालना शुरू किया कि वाकई अगर मैंने अपने आप को ना संभाला तो इनका क्या होगा। माँ के जाने के बाद तो अब मैं ही उनकी माँ की जगह थी। मेरे बहन भाई भी रो रो कर चुप रहने लगे थे। वो समझ गए थे कि उनकी माँ अब लौट कर नहीं आएगी। उनको मैंने किसी तरीके से संभाले हुए था, मगर मेरे दिल का गुबार था कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला जाता था। उसको कैसे निकालती। ईश्वर ने मुझ पर रहम किया कि करिश्मा को मेरे घर भेज दिया, जो बुरे वक्त में एक ही मुझको तसल्ली देने वाली थी। एक दिन बाबा ने कहा, बेटी तुम अकेले घर और भाई बहनों को संभालते थक जाती होगी। अब मैं तुम्हारी दूसरी माँ को घर लाना चाहता हूँ ताकि तुम लोग अकेले ना रहो। मैंने कहा, बाबा हम अकेले तो नहीं, 4 हैं, आप हमारी फिक्र ना करें। मैं अपनी बहनों और भाई को संभालने से नहीं थकती। वो बोले, मैं सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी फिक्र मुझे परेशान रखती है। तुम लड़कियां बड़ी हो रही हो, आगे तुम्हारे भी तो कुछ मसले हल करने होंगे। अगले दिन वो एक औरत को अपने साथ घर ले आए, जिसके साथ 1 महीने पहले उन्होंने शादी कर ली थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो औरत बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। जाने बाबा ने क्या सोचकर उसको अपनी पत्नी बना लिया था। जब मेरी बहन और भाई स्कूल से आए, वो भी उस औरत को देखकर घबरा गए। हमारी सौतेली माँ अच्छी औरत नहीं थी, हम पर हर वक्त जुल्म के तीर चलाती थी। हमारी माँ के चले जाने के ताने भी हमको देती। बाबा ने हमसे कहा कि इनको माँ कहा करो। हमारा जी ना चाहता, फिर भी कहना पड़ा। ज्यों त्यों करके वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैं 20 साल की हो गई। इस बीच मेरे 2 सौतेले बहन भाई भी पैदा हो गए। वक्त के साथ साथ उस औरत के दिल में हमारे लिए ज्यादा सख्ती आती गई। सौतेली माँ अब वो हर वक्त मेरे सामने हमारे ऊपर किए जाने वाले खर्चों का रोना रोती, क्योंकि मैं बड़ी थी, ज्यादा मुझको ही सुनाती। अपने बच्चों को जी भर के खिलाती और हम भूखे रह जाते। एक दिन आंगन धो रही थी कि दरवाजे की बेल बजी। मैं ही दरवाजे के करीब थी। दरवाजा खोलकर देखा, सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। मैं उसे देखकर अंदर चली आई। उसने मेरी सौतेली माँ का नाम लिया और बोला, मौसी जी से मिलना है। मैं समझ गई कि ये उनका भांजा है। माँ को बुलाया, वो उसे बुलाकर अंदर ले गई। उसका नाम राहुल था। कुछ देर अपनी मौसी के पास बैठकर वो चला गया। उसको देखने से भगवान जाने क्यों मुझको डर सा लगा। ऐसे ही तो वो अजनबी भी आता था जिसके साथ मेरी माँ चली गई थी। कुछ दिन बाद दूसरी बार वो आया। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी निगाहों में जाने क्या नजर आया कि मैं फौरन अपने कमरे में भाग आई। अब वो हर 15वें दिन आने लगा। उसके आने के बाद से माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा हो गया। मैं फिर भी ना समझी कि असल माजरा क्या है, आखिर क्यों मुझ पर इतनी मेहरबान है। मुझे क्या मालूम था कि यह उनकी एक चाल है। वो औरत जो किस्मत ने मेरी माँ बनाकर इस घर में भेज दी थी, वही मुझको बदनाम करने वाली थी। एक दिन वो आया तो माँ ने कहा कि रेखा, तुम राहुल के साथ जाकर घर का सौदा ले आओ, घर में राशन खत्म हो गया है। इसके बाबा की राशन की दुकान है, हमको उधार पर सौदा मिल जाएगा। जब तुम्हारे बाबा को सैलरी मिलेगी तो हम उनको पैसे दे देंगे। मैंने कहा, मेरे जाने से बाबा नाराज होंगे, आप ही चली जाए। कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो कह रही हूँ कि तुम चली जाओ। तुम्हारे बाबा नाराज नहीं होंगे, मैं उनको मना लूंगी।
मैं राहुल के साथ चली गई। उसके पास गाड़ी थी। वो मुझे किसी ऐसी जगह ले गया जिस जगह को मैं जानती ना थी। हालांकि मैंने उसे कहा भी कि तुम किधर जा रही हो, बाजार तो इधर नहीं है। उसने कहा मैं तुमको बाबा के गोदाम ले जा रहा हूँ, राशन वहां मिलता है। एक जगह पर वो रुका तो वहां मकान से 2 आदमी निकले और गाड़ी में बैठ गए। मैं घबरा गई। मैंने पूछा ये कौन है, उनको क्यों बैठा लिया? बोला ये हमारे गोदाम में काम करते हैं, ये साथ जाएंगे, इनको भी उधर ही जाना है। अब मेरा डर के मारे बुरा हाल था। क्या करती, गाड़ी को रोकना मेरे बस की बात न थी। थोड़ी देर बाद ही उन आदमियों ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। होश आया तो ये एक सजा हुआ घर था जहां 2 जवान लड़कियां और एक औरत मौजूद थी, लेकिन कोई मर्द वहां नहीं था और राहुल का तो दूर दूर तक नामो निशान न था। वो मुझे तसल्ली देने लगी। वो मोहब्बत भरा व्यवहार करके मेरा डर दूर कर रही थी। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, राहुल ना आया। 2-3 दिन इसी तरह रोते गुजर गए। आखिरकार मुझको पता चल गया कि सौतेली माँ ने राहुल के जरिए मुझे इस जगह बेच दिया था कि जहां होने का कोई शरीफ लड़की सोच भी नहीं सकती। मैं इतना रोई कि आसमान भी फट जाता तो उसकी इतनी आवाज ना होती। किसी ने मुझ पर रहम ना खाया। सुबह हुई तो सारा जहां ही बदला हुआ था। दिन पर दिन गुजरते रहे, मेरी उम्मीद और आस टूटती रही और फिर कुछ भी ना बचा। कोई उम्मीद कोई आस भी ना बची। अब तो सालों गुजर गए हैं। मैं जवानी की दहलीज भी फलांग आई हूं। नहीं मालूम मेरे बाबा मेरी बहनों और भाई पर क्या बीती और वो अब किस हाल में है। मैं जिस दर्द से गुजरती हूँ मैं ही जानती हूँ। जिस दिन पहली बार मुझको मेरी इज्जत की दौलत से वंचित किया गया, उस दिन मैंने अपनी सगी माँ को दिल की गहराइयों से बद्दुआ दी कि हे भगवान, वो जो मेरी सगी माँ थी उसको भी जिंदगी की खुशियां और सुख चैन नसीब ना हो। कहा जाता है कि माँ बाप घनी छाँव होते हैं, मगर मेरी माँ तो घनी छाँव के बजाय लू का गर्म थप्पड़ थी, जिसको सिर्फ अपनी खुशियां और अपनी जात प्यारी थी, जिसने हमको जिंदगी के कांटों भरे रास्ते पर अकेला छोड़ दिया। और सौतेली माँ जो माँ के नाम पर धब्बा थी। ईश्वर ऐसी औरतों को सही रास्ता दिखाए जो गुर्बत से घबराकर अच्छे दिनों की तलाश में अपनी औलाद को भूल जाती है। हालांकि गुर्बत मेहनत से दूर हो सकती है, मगर बदनामी की स्याही अगर किसी लड़की की इज्जत पर लग जाए तो उसके उम्र भर आंसू बहाने से भी दूर नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, शादी करते वक्त लड़की के खानदान को जरूर देखें और लड़कियों को भी चाहिए कि शादी के बाद अपने पति का साथ दे। अय्याशी वाली जिंदगी हासिल करने के लिए गलत कदम न उठाएं, क्योंकि इससे सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बल्कि नस्लें तबाह होती हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।